बारिश की वजह से शाम बहुत खूबसूरत और रोमांचक हो रही थी। नीम पहाड़ी वादी में एक पुरानी तारीखी हवेली बनी हुई थी, जहां अनाया कमरे की खिड़की के पास आराम से बैठी हुई थी। इसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो बड़े शौक से पढ़ रही थी, और साथ साथ बाहर के खूबसूरत मौसम से भी लुत्फ अंदोज हो रही थी। इस वक्त हर तरफ एक अजीब सा सुकून और खामोशी फैली हुई थी। अचानक हवेली का बड़ा और भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला, जिसकी आवाज से पूरी इमारत गूंज उतरी। अनाया ने डरकर किताब अपने सीने से लगा ली। इस पुरसकून शाम का शहर एक पल में टूट गया, जब इलाके का सबसे बड़ा बदमाश और स्मगलर मकसूद खान अपने मसल्ला गुंडों के साथ हवेली के सहन में दाखिल हुआ। इसके गुंडों के हाथों में चमकते हुए हथियार थे, और इनके चेहरों पर दरिंदगी साफ नजर आ रही थी। मकसूद खान ने अपने इर्द गिर्द देखा और एक जोरदार कहका लगाया। इसने अपने करीब खड़े गुंडे की तरफ रुख किया और ऊंची आवाज में बोला, देखो भाई, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और इन लोगों ने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए कोई इंतजाम ही नहीं कर रखा। इसके साथ खड़े गुंडे ने दांत निकालते हुए जवाब दिया, खान साहब, इनकी इतनी मजाल कहाँ कि आपका रास्ता रोक सके। अब तो ये हवेली भी आपकी है और आपके अंदर मौजूद हर चीज भी। मकसूद खान ने अपनी मूछों को ताव दिया। इसकी नजरें हवेली के दालान पर टिकी हुई थी, जहां खौफ का अंधेरा छाने लगा था, और इसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कहाँ मर गए सबके सब? बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी इस पुरानी हवेली को आग लगा दूं। मकसूद खान ने हवेली के वस्त में खड़े होकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ओए अस्कर, कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल मर्द के बच्चे, मेरा सबर अब जवाब दे रहा है। इसकी कड़कती हुई आवाज सुनकर अनायक के चचा अस्कर के हाथ पांव फूल गए। वो खौफ के मारे लाउंज के एक अंधेरे कोने में सोफे के पीछे जा छुपा, और इसकी कांपती हुई आवाज निकली, या अल्लाह, मेरी जान बचा ले, ये जल्लाद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मकसूद खान ने एक बार फिर जोर से जमीन पर पांव पटका और बोला, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है अस्कर, मेरे करोड़ों रुपए अभी के अभी मेरे हाथ पर रख, वरना मैं तेरे टुकड़े करके यहीं सहन में कुत्ते के आगे डाल दूंगा। इसी दौरान हवेली के कमरे का पर्दा हटा और अनायक के ज़ईफ दादा लाठी टेकते हुए निहायत कमजोर कदमों के साथ सामने आए। इन्होंने अपनी लड़ती हुई मगर पुरवकार आवाज में मकसूद खान से कहा कि खान साहब, इस तरह किसी के घर में गुंडागर्दी करना आप जैसे बड़े जागीरदार को जेब नहीं देता। असगर घर पर नहीं, आप मुझसे बात करें। मकसूद खान ने दादाजी को देखकर एक हकारत तमीज नजर डाली और आगे बढ़कर बोला, ओए बूढ़े, अपने इस नकारा बेटे की वकालत बंद कर, मुझे पैसों से मतलब है। तो तुम्हारा बेटा जुए में हार चुका है, मुझे मेरी रकम अभी चाहिए। मकसूद खान ने एक जोरदार कहका लगाया और आगे बढ़कर बदतमीजी से दादाजी के सर पर हाथ मारा, जिससे इनकी सफेद पगड़ी उछलकर दूर मिट्टी में जा गिरी। दादाजी ने सदमे से अपना सर पर हाथ रख लिया और इनकी आंखों में आंसू आ गए। मकसूद खान अपनी मूछों को ताव देते हुए कमीनगी से बोला, ओए बुड्ढे, जब देने के लिए रकम नहीं है तो ये झूठी गैरत की पगड़ी क्यों पहन रखी है? दादाजी ने कांपती आवाज में कहा, मकसूद खान, खुदा का खौफ करो, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, मेरी पगड़ी तो ना रोल। मकसूद खान ने अपने गुंडों की तरफ देखकर इशारा किया और ऊंची आवाज में बोला, सुनो सब लोग, अगर इस हवेली वालों के पास मेरे करोड़ों रुपए चुकाने की औकात नहीं है तो फिर सूद तो पूरा करना पड़ेगा। मैं आज रात ही तुम्हारी जवान पोती अनाय को जबरदस्ती ब्याह कर अपने साथ ले जाऊंगा, अब वही मेरी रकम का बदला है। अनाया, जो कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी ये सब देख रही थी, इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इसका पूरा वजूद कांपने लगा और इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके दादा की इस तरह बेइज्जती की जा रही है और इसकी अपनी जिंदगी दांव पर लग चुकी है। अनाया ने अपने बुजुर्ग दादा की हालत और बेइज्जती मजीद देखी न गई। वो रोती हुई अपने आंसू पोंछती हुई कमरे की ओट से निकलकर सीधी सहन में आ गई और दादाजी के आगे खड़ी हो गई। इसने रोते हुए मकसूद खान की तरफ देखा और लड़ती हुई आवाज में बोली, बस कर दो खान साहब, मेरे दादाजी को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। अगर तुम्हारा उधार मेरी कुर्बानी से ही पूरा होना है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे दादाजी की पगड़ी वापस कर दो। दादाजी ने तड़प कर अनाया का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोले, नहीं अनाया बेटी, तुम पीछे हट जाओ, मैं इस जल्लाद के आगे अपने खानदान की इज्जत का सौदा कभी नहीं होने दूंगा। मकसूद खान ने कमीनगी से मुस्कुराते हुए अपने गुंडों से कहा, लो भाई, लड़की तो खुद ही मान गई, अब देर किस बात की है, पकड़ो इसे। अनाया ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को इस भयानक किस्मत के हवाले करने वाली थी कि अचानक हवेली के बाहर एक बहुत तेज गाड़ी के ब्रेक लगने की जोरदार आवाज आई, जिससे बाहर खड़े गुंडों की गाड़ियां भी लड़ उठी। तमाम लोग चौंक गए और मकसूद खान ने हैरत से अपने माथे पर बल लाते हुए कहा, ओए बाहर देखो, ये इस तूफान में कोई माई का लाल आ गया। हवेली का बैरूनी दरवाजा एक बार फिर पूरी कुव्वत से खुला और बारिश की तेज बौछार के साथ ब्लैक जैकेट पहने एक
बारोब पुरकशिश शख्सियत का मालिक, मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर बला का जलाल और आंखों में ऐसी सख्ती थी कि इसे देखते ही सहन में खड़े गुंडों की जुबानें गंग हो गईं और वो खौफ के मारे दो दो कदम पीछे हट गए। शाहजेब ने बड़े पुरसकून मगर इंतहाई खतरनाक अंदाज में अपने बूटों की चाप के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी ब्लैक जैकेट की जिप थोड़ी नीचे की और सीधा मकसूद खान की आंखों में देखा। मकसूद खान के एक गुंडे ने डरते डरते अपने साथी के कान में कहा, ओए ये तो कोई बड़ा अफसर लगता है, इसकी आंखें देखो, गोली मार देगा ये। शाहजेब ने अपने हाथ अपने जैकेट की जेबों में डाले। इसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था, लेकिन इसकी मौजूदगी ने पूरी हवेली के माहौल को अपने काबू में कर लिया था और गुंडे अपनी बंदूकें नीचे करने पर मजबूर हो गए। शाहजेब ने 2 कदम आगे बढ़ाकर मकसूद खान की आंखों में आंखें डाली और इंतहाई सर्द मगर कड़कदार आवाज में बोला, मकसूद खान, कानून को अपनी जेब में रखने का वहम अब अपने दिमाग से निकाल दो। मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। अगर अपनी और अपने इन पालतू गुंडों की जान प्यारी है तो हथियार नीचे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगला लम्हा तुम सब जेल की काल कोठरी में गुजारोगे। मकसूद खान ने गुस्से से अपने दांत चुबाए, मगर शाहजेब की ताकत और रोब के आगे इसकी बोलती बंद हो गई। इसी दौरान दादाजी ने मिट्टी में पड़ी अपनी पगड़ी उठाई और रोते हुए शाहजेब के करीब आए। इन्होंने कांपते हाथों से शाहजेब का कंधा छुआ और बोले, शाहजेब बेटा, तुम ठीक वक्त पर आ गए। तुम्हारे मरहूम वालिद मेरे बहुत गहरे दोस्त थे। आज उनकी दोस्ती का वास्ता है तुम्हें। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। ये जालिम हमारी इज्जत लूटना चाहता है। शाहजेब ने दादाजी के आंसू देखे तो इसके चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए। इसने दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीमी मगर पक्की आवाज में कहा, आप परेशान ना हो दादाजी, मेरे होते हुए कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। शाहजेब ने मकसूद खान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी खबासत भरी मुस्कुराहट थी। मकसूद खान को नीचा दिखाने और अनाया की इज्जत हमेशा के लिए महफूज करने के लिए शाहजेब ने हवेली के वस्त में खड़े होकर बुलंद और हतमी आवाज में ऐलान किया, मकसूद खान, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। अनाया किसी की मजबूरी या सौदा नहीं है। मैं इसी वक्त और इस लम्हे अनाया से निकाह कर रहा हूँ। आज के बाद वो मेरी बीवी है। ये सुनते ही मकसूद खान तिलमिला कर रह गया। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गुर्राते हुए बोला, शाहजेब, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। एक सरकारी अफसर होकर तुम मेरे मामले में टांग अड़ा रहे हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शाहजेब ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अंजाम क्या होगा ये मैं तुम्हें बहुत जल्द दिखा दूंगा। फिलहाल तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि अब तुम एक शादीशुदा औरत के घर में खड़े हो और मैं किसी गैर मर्द को अपनी बीवी की तरफ देखने की इजाजत भी नहीं देता। मकसूद खान गुस्से से हाथ मलता रह गया, लेकिन शाहजेब के रोब ने आगे कुछ बोल ना सका। कुछ ही देर में हवेली के पुरवकार दालान में निगाह का सादा सा इंतजाम कर दिया गया। इलाके के मौलवी साहब को बुलाया गया, जिन्होंने दादाजी की मौजूदगी में निकाह पढ़ाना शुरू किया। शाहजेब बहुत संजीदगी और खामोशी से अपनी जगह बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ अनाया चादर में लिपटी सर झुकाए मुसलसल खामोश आंसू बहा रही थी। इसके आंसू इसके दुपट्टे को भिगो रहे थे। जब मौलवी साहब ने अनाया से पूछा कि क्या आपको शाहजेब वल्द अमजद खान से निकाह कबूल है, तो इसने रोते हुए धीमी आवाज में कहा, कबूल है। शाहजेब ने भी पक्की और साफ आवाज में कबूल है कहकर दस्तखत कर दिए। इस तरह बगैर किसी धूमधाम के, इंतहाई सादगी मगर पूरे एहतराम के साथ दोनों का निकाह मुकम्मल हो गया और वो एक दूसरे के बंधन में बंध गए। निकाह के फौरन बाद शाहजेब खड़ा हुआ और इसने दादाजी के सर पर शफकत से हाथ रखा, जिन्होंने रोते हुए शाहजेब को दुआएं दी। अनाया ने बोझल कदमों के साथ अपने रोते हुए दादाजी को अलविदा कहा और इनके गले लगकर एक आखिरी बार रोई। शाहजेब ने आगे बढ़कर बड़े पुरवकार अंदाज में गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अनाया को अंदर बिठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। हवेली के दरवाजे पर खड़े दादाजी हाथ उठाए इनकी सलामती की दुआ मांग रहे थे जब शाहजेब ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनाया ने खिड़की से पीछे छटी हुई हवेली को देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया, जबकि शाहजेब ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वो तेज बारिश में हवेली से दूर एक बिल्कुल अनजान और नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई घंटों के तवील सफर के बाद शाहजेब ने गाड़ी शहर के हंगामों से दूर एक खूबसूरत और अलग थलग पहाड़ी चौकी पर बने हुए एक सरकारी क्वार्टर के सामने रोक दी। ये जगह एक खूबसूरत फार्म हाउस की तरह थी, जिसके इर्द गिर्द ऊंचे दरख्त और पहाड़ फैले हुए थे। गाड़ी रुकते ही शाहजेब ने इंजन बंद किया तो वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर चलने वाली सर्द हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। शाहजेब ने गाड़ी से उतरकर अनाया के लिए दरवाजा खोला और सर्दी की वजह से अपनी जैकेट को समेटते हुए बोला, उतरो, हम पहुंच गए, अब यही हम तुम्हारा नया ठिकाना है। अनाया ने चादर को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा और गाड़ी से बाहर कदम रखा, जहां पहाड़ी इलाके की शदीद सर्द हवा ने इसका इस्तकबाल किया।
इसने फिर सामने मौजूद खामोश और वीरान क्वार्टर को देखा, जहां दूर तक कोई दूसरा घर नजर नहीं आ रहा था, और उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही शाज़ेब ने दरवाजा बंद किया और मुड़कर अनाया की तरफ देखा, जो कमरे के वस्त में सहमी हुई खड़ी थी। शाहजेब ने अपनी ब्लैक जैकेट उतारी, इसे कुर्सी की पुष्ट पर डाला और इंतहाई सख्त और स्पार्ट लहजे में बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो अनाया, ये निकाह और ये रिश्ता सिर्फ 40 दिन का है। तो मेरे खास मिशन का हिस्सा, और जैसे ये 40 दिन पूरे होंगे हमारा ये मुआहदा खत्म हो जाएगा। अनाया ने हैरत और दुख से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखा तो शाहजेब ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद बेरुखी से कहा, इस दौरान हम दोनों अपनी अपनी हुदूद में रहेंगे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल नहीं दूंगा और तुम मेरे मामले से दूर रहोगे। बस यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कहकर वो इसकी तरफ देखे बगैर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया और अनाया इसके संगदिलाना रवैये पर अकेली खड़ी रह गई। अनाया को शाहजेब का ये रूखा और बेरहम अंदाज देख कर लगा कि वो भी दुनिया के बाकी मर्दों की तरह जालिम और संगदिल है, जिसे इसके जज्बात और मजबूरी की कोई परवाह नहीं। कमरे का दरवाजा बंद होते ही इसका हौसला टूट गया और वह निढाल होकर कमरे के अंधेरे कोने में जमीन पर ही बैठ गई। इसने अपने घुटनों पर सर रख लिया और इसकी सिसकियां निकल गईं, जहां वो रात भर अकेली बेटी खामोशी से रोती रही। बाहर पहाड़ी हवाओं का शोर था और अंदर अनाया का दिल अपनी किस्मत पर रो रहा था, और इसी तरह तड़पते हुए इसने जाग कर पूरी रात गुजार दी। अगली सुबह जब खिड़की से धूप अंदर आई तो अनाया बोझल दिल के साथ उठी और अपने हाथ मुंह धोकर किचन की तरफ चली गई। इसने चूल्हा जलाया और उदासी का एहसास कम करने के लिए अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। अभी वो रोटी तवे पर डाली रही थी कि अचानक शाहजेब किचन में दाखिल हुआ। इसने सफेद कमीज पहन रखी थी और इसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे वो हमेशा की तरह बारूब लग रहा था। अनाया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, लेकिन शाहजेब ने इसकी तरफ नजर भरकर भी ना देखा। इसने खामोशी से अपने लिए कॉफी तैयार की, मग उठाया और बगैर कोई एक लफ्ज बोले किचन से बाहर निकल गया। अनाया ने एक ठंडी आह भरी और अपने दिल में सोचा कि इंसान वाकई पत्थर का बना हुआ है। शाहजेब सुबह का गया हुआ है, दिन भर अपने किसी खुफिया मिशन पर बाहर ही रहता था, जिसकी वजह से पूरे क्वार्टर में होलनाक खामोशी छाई रहती थी। अनाया से अनजान जगह पर अकेली बैठी अपनी बोरियत और उदासी से सख्त परेशान हो गई। इस उदासी को दूर करने के लिए वो लाउंज में घूमने लगी तो इसकी नजर एक कोने में बने पुराने कुतब खाने पर पड़ी, जहां लकड़ी की अलमारी में बहुत सी पुरानी किताबें रखी हुई थी। इसने अलमारी खोलकर देखा तो वहां उर्दू शायरी की चंद बेहतरीन किताबें मौजूद थीं, जिन्हें देखकर इसके मुरझाए हुए चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। इसने दीवाने गालिब और फैज की किताबें बाहर निकाली, इन्हें साफ किया और सोफे पर बैठकर बड़े शौक से पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे इसका उदास दिल कुछ बहलने लगा। रात के पिछले पहर शाहजेब थका हारा अपने मिशन से वापस लौटा। जैसे इसने लाउंज का दरवाजा खोला तो सामने सोफे पर अनाया को बैठे देखा, जिसके हाथ में उर्दू शायरी की किताब खुली हुई थी और वो इसी हाल में गहरी नींद सो चुकी थी। शाहजेब के कदम वहीं रुक गए। इसने कुछ देर खामोशी से इसके मासूम और थके हुए चेहरे को देखा। इसके दिल में पहली बार अनाया के लिए नरम सा एहसास जागा। इसने दबाव पांव आगे बढ़कर अनाया के हाथ से आराम से किताब निकाली और इसे पास पड़ी मेज पर रख दिया। फिर बराबर में रखी गर्म चादर उठाकर बहुत नरमी से इसके ऊपर ओढ़ा दी ताकि इसे सर्दी न लगे। शाहजेब चंद सेकंड वहीं खड़ा इसे देखता रहा और फिर एक गहरा सांस लेकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन अनाया सुबह जल्दी उठ गई और इसने पूरे क्वार्टर की अच्छे से सफाई की, जिससे हर चीज चमकने लगी। इसके बाद वो किचन में गई और अपनी दादी की सुखाई हुई तरकीब से शाहजेब के लिए मजेदार रवायती खाना तैयार किया। शाम को जब शाहजेब वापस आया और मेज पर अपनी पसंद की खुशबूदार डिशेस लगी देखी तो वो अंदर से बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इसने इतने सालों में कभी ऐसा घरेलू खाना नहीं खाया था। अनाया उम्मीद भरी नजरों से इसे देख रही थी, लेकिन शाहजेब ने अपनी हैरत को छुपाया और चेहरे पर वही पुरानी सख्ती बरकरार रखते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर से भी खा सकता हूँ। आइंदा अपने हाथ जहमत में मत डालना। ये कहकर वो हाथ मुंह धोने चला गया और अनाया का दिल एक बार फिर टूट गया। रात के खाने पर मेज पर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ बर्तनों की हल्की सी आवाज आ रही थी। शाहजेब खामोशी से नवाले तोड़ रहा था जब अनाया ने हिम्मत करके खामोशी को तोड़ा और इसके सख्त रवैये पर तंज करते हुए धीमी आवाज में कहा, आपका ये जो चेहरा है ना, इससे देखकर लगता है जैसे मुस्कुराने पर कानूनन पाबंदी लगी हुई है या फिर हंसने पर कोई भारी जुर्माना देना पड़ता है। शाहजेब का हाथ निवाला तोड़ते हुए रुक गया। इसने चौंक कर अनाया की तरफ देखा, जो बड़े मासूम मगर तीखे अंदाज में इसे देख रहे थे। अनाया की बेबाक और करारी बात सुनकर शाहजेब अपनी सख्ती बरकरार न रख सका और इसके स्पार्ट लबों पर एक दिलकश हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसे नीची नजरों से मुस्कुराते हुए कहा कि फौज में जज्बात दिखाने की नहीं, फर्ज निभाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए आदत हो गई है।
अनाया ने इसके चेहरे पर पहली बार ये नरमी देखी तो इसके दिल की धड़कन भी एक पल के लिए जैसे रुक सी गई। आसमान पर चौदहवीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और इसकी चांदनी पूरे पहाड़ी मंजर को अपने शहर में लिए हुए थी। अनाया ने सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी और वो बोझल दिल को बहलाने के लिए क्वार्टर की खूबसूरत लॉन में आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी। ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे को छूकर गुजर रहे थे और वो चांद को देखते हुए गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। इसी दौरान शाहजेब हाथ में गर्म चाय का मग लिए लाउंज के शीशे के बड़े दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर चांदनी में नहाई हुई अनाया किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। इसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की वो उदासी सीधी शाहजेब के दिल पर असर करने लगी। इसने महसूस किया कि इसकी लड़की की सादगी और वकार आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल के सख्त लाखों को खोल रहे हैं। शाहजेब चाय का मग हाथ में लिए पलकें चिपकाए बगैर काफी देर तक इसे देखता रहा और पहली बार इसे ये एहसास हुआ कि ये 40 दिन का मिशन इसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। शाहजेब लाउंज में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि अचानक इसके सरकारी मोबाइल पर एक खुफिया घंटी बजी। इसने जल्दी से फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से इसके महकमे के एक सीनियर अफसर की संजीदा आवाज उभरी। सर, मकसूद खान अभी पुरसकून नहीं बैठा। वो इसके गुंडे पूरे इलाके में अनाया की तलाशी में है और वो आपके इस क्वार्टर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही शाहजेब के माथे पर बल पड़ गए और इसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। इसने फोन बंद किया और एक पल जाए के बगैर वायरलेस सेट उठाकर बाहर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को अलर्ट किया। इसने हुक्म दिया कि क्वार्टर के इर्द गिर्द पेट्रोलिंग दुगनी कर दी जाए और किसी भी मशकूक हरकत पर फौरन गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दिया जाए। इसके बाद वो खुद बाहर निकला और मेन गेट के सिक्योरिटी को खुद चेक किया ताकि अनाया पर कोई आंच ना आ सके। इसके चेहरे पर एक बार फिर वही मिलिट्री अफसर वाली सख्ती लौट आई थी, क्योंकि अब अनाया सिर्फ इसका मिशन नहीं बल्कि इसकी इज्जत भी थी। रात गहरी होते ही पहाड़ी इलाके में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ शदीद तूफान शुरू हो गया। खिड़कियों के शीशे तूफानी हवा के थप्पड़ों से बुरी तरह लड़ने लगे और देखते देखते सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया। अनाया अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी इस खौफनाक शोर से पहले ही सहम रही थी कि अचानक एक जोरदार गरज चमक के साथ पूरे क्वार्टर की बिजली चली गई और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। बचपन के एक पुराने खौफ और इस होलनाक अंधेरे के अचानक हमले पर अनाया का जब्त जवाब दे गया। इसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। शाहजेब दूसरे लम्हे लाउंज में मौजूद शाहजेब अंधेरे की परवाह किए बगैर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनाया के कमरे में दाखिल हुआ। इसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा कि अनाया खौफ से कांपती हुई बिस्तर के कोने में सिमट चुकी थी और इसने अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे। शाहजेब ने तड़प कर इसके करीब कदम बढ़ाए। इसका सख्त लहजा इसकी खौफ को देखकर अक्सर गायब हो चुका था। शाहजेब ने एक लम्हा जाया किए बगैर आगे बढ़कर अनाया के कंधों को थामा, लेकिन खौफ के मारे अनाया के जज्बात इस कदर बेकाबू हो चुके थे कि इसे को सोचे समझे बगैर शाहजेब की कमीज को मजबूती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और इसे लिपट गई। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था और वो सिसकियां लेती हुई बार बार कह रही थी, बहुत अंधेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाहजेब एक पल के लिए बिल्कुल साकित रह गया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत को अपने इतने करीब महसूस नहीं किया था, लेकिन अपनी पेशा वाराना महारत और अंदरूनी नरमी को यकजा करते हुए इसने बहुत सुकून और शफकत से अपने मजबूत हाथ अनाया की पुष्ट पर रखे और इससे खुद में समेटते हुए धीमी आवाज में बोला, आराम से, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ हूं ना, कोई तो मेरे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब अनाया के सांस कुछ बहाल हुए तो शाहजेब ने नरमी से इसे खुद से अलग किया और बिस्तर पर बिठाया। इसने अपनी जेब से माचिस निकाली और पास पड़ी मेज पर रखी मोमबत्ती को जला दिया। जैसे मोमबत्ती की पीली मध्यम और गर्म रोशनी कमरे में फैली, अंधेरे का खौफ छटने लगा। शाहजेब ने झुककर अनाया के आंसू से भीगे चेहरे को देखा, जो मोमबत्ती की रोशनी में और भी मासूम लग रहा था, और बोला, देखो, अब अंधेरा खत्म हो गया। मोमबत्ती की मध्यम और गर्म रोशनी कमरे के दरो दीवार पर दोनों के साए उभार रही थी। शाहजेब बिस्तर के पास रखी लकड़ी की कुर्सी खींचकर अनाया के करीब बैठ गया, जबकि अनाया अपने आंसू पोंछती हुई चादर को खुद में समेट कर बिस्तर पर ही बैठी रही। इस रात तूफान ने इनके बीच की खामोशी की दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया था। शाहजेब ने मोमबत्ती की लड़ती लू को देखते हुए गहरा सांस लिया और पहली बार अपने माजी का कुफल खोला। अनाया, मैं हमेशा से ऐसा सख्त और बेहिस नहीं था। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे वालिद को एक ऐसे ही सियासी गठजोड़ में बेदर्दी से मार दिया गया था। मैंने इस दिन से रोना छोड़ दिया और खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मेरे जज्बात से ना खेल सके। फौज और ये मिशन मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है, ताकि किसी और के घर की खुशियां इससे बर्बाद ना हो।
अनाया ने हैरत और हमदर्दी से शाहजेब के चेहरे को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त एक छुपा हुआ दर्द नुमाया था। इसने नम आवाज से अपने माजी का वर्क उलटते हुए कहा, मर्दों की इस बेरहमी से तो मैं भी वाकिफ हूँ शाहजेब। जब से होश संभाला खुद को एक कैदी पाया। पापा के जाने के बाद दादाजी मेरा वाहिद सहारा थे, वरना मकसूद खान और इसके बेटे ने तो मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया था। मुझे लगता था कि हर ताकतवर मर्द सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहता है, इसलिए मैं आपसे भी डरती थी। वो बोलते हुए रुक गई और इसे नजरें झुका ली। शाहजेब ने बहुत नरमी से इसे देखा और बोला, हर मर्द एक जैसा नहीं होता नाया, कुछ मर्द तहफ्फुज देना भी जानते हैं। इस साथ इस छोटे से कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी गवाह थी कि वो दोनों एक दूसरे के दर्द से वाकिफ हो चुके हैं और इनके दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत का एक नया पौधा जड़ पकड़ रहा था। रात भर चलने वाले तूफान और शदीद सर्दी के बाद जब अगली सुबह हुई तो कमरे का दर्जा हरारत बहुत गिर चुका था। शाहजेब मामूल के मुताबिक जल्दी जाग गया और जब वो लाउंज से होता हुआ किचन की तरफ जाने लगा तो इसे किचन से बर्तनों की कोई और आवाज सुनाई न दी। जब तक इसका रोज का मामूल बन चुकी थी, इसने कुछ देर इंतजार किया, फिर दबाव पाँव अनाया के कमरे में आध खुले दरवाजे के पास आया और हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न पाकर इसने अंदर झांका। अनाया बिस्तर पर लेटी हुई थी और इसने कंबल को अपने चेहरे तक तान रखा था। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था और इसके मुंह से धीमी धीमी सिसकियां निकल रही थी। शाहजेब ने घबराकर कदम आगे बढ़ाया और बिस्तर के करीब बैठकर जैसे अपना हाथ अनाया के माथे पर रखा, वो तपते हुए कोयले की तरह गर्म था। शदीद सर्दी और रात के खौफ ने अनाया को तेज बुखार में मुब्तला कर दिया। अनाया, अनाया आंखें खोलो, और शाहजेब ने फिक्रमंदी से पुकारा। अनाया ने बहुत मुश्किल से अपने बोझल और सुर्ख आंखें खोली, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिस्तर से उठ पाती या कुछ बोल पाती। इसके लब खुश्क हो चुके थे और वो कमजोरी से बस इतना ही कह सकी, शाहजेब बहुत सर्दी लग रही है। और फिर इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। शाहजेब ने इसकी हालत देखकर अंदर से हिलकर रह गया और फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अनाया की ये हालत देखकर शाहजेब ने एक पल जाया किए बगैर अपने हेडक्वार्टर फोन किया और अपनी अहम ड्यूटी से पहली बार रुखसत ले ली। इसके लिए इस वक्त मिशन से ज्यादा अपने सामने जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला लड़की को बचाना अहम हो चुका था और वो फौरन किचन में आ गया और जिंदगी में पहली बार किसी के लिए दिल से काम करते हुए इसने बड़ी मोहब्बत और नफासत से चिकन का गर्म सूप तैयार किया। जब वो सूप का प्याला लेकर कमरे में आया तो अनाया नींद बेहोशी की हालत में थी। शाहजेब ने बहुत नरमी से इसकी पुष्ट के पीछे तकिया रखा, इसे सहारा देकर उठाया और अपने हाथों से इसे गर्म सूप के चंद घूंट पिलाए, जिससे अनाया के जिस्म को कुछ हरारत मिली। लेकिन असल इम्तिहान रात को शुरू हुआ, जब सर्दी बढ़ने के साथ ही अनाया का बुखार खतरनाक हद तक तेज हो गया। शाहजेब ने एक बर्तन में ठंडा पानी लिया, इसमें कपड़ा भिगोया और अनाया के तपते हुए माथे पर पट्टियां रखना शुरू कर दी। पूरी रात पहाड़ी हवा बाहर शोर मचाती रही और अंदर शाहजेब बगैर एक पल के लिए अपनी आंख झपकाए मुसलसल पट्टियां बदलता रहा। जब भी अनाया बुखार की शिद्दत में हजियानी अंदाज में तड़पती, शाहजेब नरमी से इसका हाथ थाम लेता और कहता कि मैं यही हूँ तुम्हारे पास। रात भर जागने की वजह से शाहजेब की आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरे पर थकन साफ नुमाया थी, मगर इसके हाथों की नरमी और फिक्रमंदी बता रही थी कि बनाया इसके दिल के सबसे महफूज गोशे में जगह बना चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो अनाया का बुखार पूरी तरह टूट चुका था और इसका जिस्म हल्का महसूस हो रहा था। इसने बहुत आहिस्ता से अपने बोझल पलकें उठाई और कमरे का जायजा लिया। जैसे इसकी नजर बिस्तर के बिल्कुल करीब पड़ी, इसका दिल एक अजीब से सरूर और जज्बे से भर गया। शाहजेब इसी लकड़ी की कुर्सी से सर पीछे टिकाए गहरी नींद सो रहा था। इसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। पास ही पानी का बर्तन और कपड़ा रखा था, जो चीख चीख कर बता रहा था कि इस शख्स ने पूरी रात इसके लिए जाग कर गुजारी। सुबह की मदम रोशनी में शाहजेब का वो रवायती रूपदार चेहरा इस वक्त थकन की वजह से बहुत मासूम और पुरसकून लग रहा था। अनाया ने चंद लम्हे बगैर पलक झपकाए इसके चेहरे को देखा। वो इंसान जिसे वो चंद दिन पहले तक जालिम, बेहिस और पत्थर का बुत समझती थी, वो उसकी जान बचाने के लिए रात भर जागता रहा। शाहजेब की इस बेलोस देखभाल और मुहाफिज वाले रूप ने अनाया के दिल के सारे अरमान जगा दिए। इसके दिल में शाहजेब के लिए ना सिर्फ शदीद एहतराम पैदा हुआ, बल्कि मोहब्बत का एक ऐसा तूफान उठा जिसने इसके पूरे वजूद को अपने घेरे में ले लिया। इसने कंबल के अंदर से अपना हाथ निकाला और तड़प कर शाहजेब के चेहरे की तरफ बढ़ाया, मगर फिर इसकी नींद खराब होने के डर से हाथ हवा में ही रोक लिया और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ इसे देखते रहे। अब दोनों के दरमियान की वो सर्द जंग और खिंचाव मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और इनकी जगह खूबसूरत अनकही अपनायत ने ले ली थी। क्वार्टर की फिजा बोझल नहीं रही थी, बल्कि इसमें एक धीमी से मुस्कुराहट घुल गई थी।
शाम के वक्त जब पहाड़ों के पीछे सूरज गरूब हो रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, अनाया ने अपने हाथ से इलायची वाली कड़क चाय बनाई। वो चाय के 2 मग लिए लाउंज से मुतसिल छोटे से बरामदे में आई, जहां शाहजेब आरामदेह कुर्सी पर बैठा बाहर का मंजर देख रहा था। अनाया ने मुस्कुराकर चाय का मग इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे शाहजेब ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। शुक्रिया अनाया, तुम्हारे हाथ की चाय वाकई जादुई है। शाहजेब ने चाय की पहली चुस्की लेते हुए कहा। अनाया इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी चादर को दुरुस्त करते हुए शरारत से बोली, तारीफ का शुक्रिया। वैसे अब तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं यहाँ सिर्फ एक कैदी नहीं हूँ, बल्कि एक अच्छी चाय बनाने वाली दोस्त भी हूँ। आप बताइए ना, वहाँ बॉर्डर पर क्या करते हैं? आपकी फौजी जिंदगी कैसी होती है? शाहजेब ने मग मेज पर रखा और हंस पड़ा। फिर इसने पहली बार बहुत खुलकर इसे अपनी फौजी जिंदगी के दिलचस्प और मुहिम जोश से भरपूर किस्से सुनाना शुरू किए। इसने बताया कि कैसे कठिन मौसमों में सियाचिन की बर्फबारी और तपते सहराओं में वो और इसके साथी मुल्क की हिफाजत करते हैं। इसने ट्रेनिंग के दौरान पेश आने वाले कुछ मजाहिया वाकयात भी शेयर किए, जिन्हें सुनकर अनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। चौधरी के चांद की मदम रोशनी में चाय की भाप उड़ाते मग के साथ शाहजेब अनाया के चेहरे पर आने वाली इस मासूम मुस्कुराहट को देख रहा था और इसे लग रहा था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मिशन बस यही है कि वो इस मुल्क की मुस्कुराहट को हमेशा कायम रखे। शाम के साय गहरे हो रहे थे जब शाहजेब ने अनाया की जिद के आगे हथियार डाल दिया और वो इसे अपनी सरकारी जीप में बिठाकर वादी के सबसे खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ी पॉइंट पर ले आया, जहां से पूरी ग्रीन वादी और नीचे बहता हुआ दरिया किसी ख्वाब का मंजर पेश कर रहे थे। ठंडी तेज हवा अनाया के दुपट्टे को उड़ा रही थी और वो खुली फिजा में सांस लेते हुए बच्चों की तरह खुश नजर आ रही थी। वो भागकर पहाड़ी की ढलान पर बने जंगले के पास गई और नीचे पहले खूबसूरत नजारे को देखकर इसकी आंखें चमक उठी। शाहजेब जीप से टेक लगाए दोनों हाथ अपनी जैकेट की जेबों में डाले खामोशी से इसे देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मानूस नरम मुस्कुराहट थी। अनाया ने मुड़कर इसे देखा और हवा के शोर में थोड़ा ऊंचा बोलते हुए कहा, शाहजेब, मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना आजाद महसूस नहीं किया। यहाँ आकर लगता है जैसे दुनिया के सारे गम बहुत छोटे हैं। शाहजेब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आया। इसकी नजरें अनाया के चेहरे पर टिकी हुई थी। अगर तुम्हें यह जगह इतनी पसंद है तो मैं तुम्हें यहाँ बार बार ला सकता हूँ। अनाया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इन दोनों की नजरें मिली तो हवा की सनसनाहट में जैसे वक्त वहीं रुक गया। इस शाम इस खूबसूरत पॉइंट पर मकसूद खान का खौफ, माजी के जख्म और दुनिया की तमाम बंदिशें पीछे छूट चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हिसार में बेहद खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे, जैसे इन्हें अपनी मंजिल मिल गई हो। शाम के साए गहरे हो चुके थे और पहाड़ी रास्ते पर अंधेरा फैल रहा था। जब शाहजेब जीप चलाते हुए वापस क्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था, अनाया साइड सीट पर बैठी खिड़की के बाहर देखते हुए अभी तक इस खूबसूरत वादी के शहर में खोई हुई थी, मगर शाहजेब की फौजी हिस्से अचानक बेदार हो गई। इसने रियर व्यू मिरर में देखा कि स्याह रंग की बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी पीछे चंद किलोमीटर से मुसलसल एक खास फासले पर इनकी जीप का पीछा कर रही थी। जैसे शाहजेब ने जीप की रफ्तार तेज की, इस गाड़ी ने भी स्पीड बढ़ा दी। शाहजेब के चेहरे पर रवायती सख्ती और संजीदगी लौट आई। इसका हाथ खुद ब खुद सीट के नीचे छुपे हुए पिस्टल पर चला गया। शाहजेब, क्या हुआ? आप इतने संजीदा क्यों हो गए? अनाया ने इसके सख्त तासुरात देखकर घबरा कर पूछा। कुछ नहीं अनाया, बस मौसम खराब हो रहा है, इसलिए जल्दी पहुंचना है। तुम सीट बेल्ट मजबूती से बांधो। शाहजेब ने इसका खौफ दूर करने के लिए झूठ बोला, मगर इसकी नजरें मुसलसल शीशे पर जमी हुई थी। इसे महारत से पहाड़ी मोड़ काटते हुए जीप को तेज रफ्तारी से भगाया और शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते हुए पीछा करने वाली गाड़ी को चकमा दिया। चंद ही मिनटों में वो जीप को क्वार्टर के अंदर ले आया। जैसे ही मेन गेट बंद हुआ, शाहजेब ने गहरा सांस लिया। इसने अनाया का हाथ थामा और इसे जल्दी से अंदर लाउंज में ले गया, जहां अब एक नया खतरा इनका मुंतजर था। शाहजेब ने जल्दी से लाउंज के तमाम माइक्रो व्यू ब्लॉकिंग पर्दे गिराए और तमाम खिड़कियों के लॉक चेक किए। इसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर छाई शदीद संजीदगी देखकर अनाया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो घबरा कर इसके करीब आई और इसकी आस्तीन पकड़ते हुए बोली, शाहजेब, खुदा के लिए बताइए क्या बात है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। शाहजेब मुड़ा। इसने अनाया के कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में लिया और बहुत संजीदा मगर धीमे लहजे में कहा, अनाया, मेरी बात गौर से सुनो। मकसूद खान के गुंडों ने शायद हमारा सुराग लगा लिया। बाहर हालात खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे इस अंदरूनी कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं आऊंगी जब तक कि मैं खुद तुम्हें लेने ना हूं। समझ गई तुम? अनाया की आंखें खौफ से फैल गई, मगर इस बार ये खौफ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि शाहजेब के लिए था। इसने तड़प कर कहा, और आप? शाहजेब, वो लोग बहुत बेरहम, अगर इन्होंने आपको कुछ कर दिया तो? मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज आप बाहर मत जाएं। अनाया के मुंह से अपने लिए मोहब्बत और फिक्र का ये एतराफ सुनकर शाहजेब के दिल में एक तलातम बर्पा हो गया।
मगर इसने अपने जज्बात पर काबू पाया। इसने अनाया के चेहरे पर आए बालों को बहुत नरमी से पीछे किया और हौसला देते हुए बोला कि तुम्हारा ये मुहाफिज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अनाया, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी और अपनी मोहब्बत की हिफाजत करूंगा। अब जाओ और अंदर से दरवाजा बंद कर लो। अनाया रोती आंखों के साथ कदम पीछे बढ़ाने लगी। इसका दिल शाहजेब की सिक्योरिटी के लिए शदीद तरीन परेशानी और अनकही दुआओं से भर चुका था। रात का पिछला पहर तो और चौदहवीं के चांद पर गहरे स्याह बादलों के साए मंडला रहे थे, जिसकी वजह से पहाड़ी वादी में एक अजीब सा सहर अंगेज और खौफनाक अंधेरा फैला हुआ था। ये इनकी रूपोशी का 32वां दिन था और हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे थे। शाहजेब को अपने महकमे से मकसूद खान के कारिंदों की किसी खुफिया महफूज का के बारे में अहम तरीन इतला मिली थी, जिसकी तस्दीक और एक हंगामी ऑपरेशन के लिए इसे खुद कमांड संभालनी पड़ी। वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हथियारों से लेस होकर शाम ढले ही निकल गया और जाते हुए उसने नायक को बहुत ताकीद की थी कि वो अंदरूनी कमरे का लॉक किसी सूरत न खोले। इस वक्त पूरे क्वार्टर पर गहरी और बोझल खामोशी का राज था। जज्कों से बाहर चलने वाली साए साए करती सर्द हवा और दूर पहाड़ी झाड़ियों से आने वाली झिंगनों की आवाजें तोड़ रही थी। शाहजेब की गैर मौजूदगी में क्वार्टर की बैरूनी सिक्योरिटी पर अब सिर्फ 2 गार्ड्स तैनात थे, जो मेन गेट के पास बने सिक्योरिटी कैबिन और लॉन के अंधेरे कोनों में चौकस खड़े थे। अगरचे वो दोनों जदीद हथियारों से लेस और तजर्बाकार थे, लेकिन मकसूद खान के गुंडों के इस तूफान के सामने ये सिक्योरिटी बहुत कम थी, जो इस खामोश रात का फायदा उठाकर आगे बढ़ा था। अंदरूनी कमरे में अनाया बेड पर बैठी मुसलसल जायनमाज पर हाथ उठाए शाहजेब की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। इसका दिल किसी अनचाहे जाने खौफ से बुरी तरह लर्ज रहा था। खिड़की के शीशों पर पड़ने वाले दरख्तों के साए इसे किसी साए की तरह डरा रहे थे। वो बार बार दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक को सुनती और मोबाइल स्क्रीन को देखती, जहां शाहजेब का कोई मैसेज या कॉल मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो एक नो सिग्नल जोन में ऑपरेशन कर रहा था। बाहर लॉन में गार्ड्स में से एक ने अपनी पोजीशन बदली और वायरलेस पर हेडक्वार्टर से राब्ता करने की कोशिश की, मगर पहाड़ी मौसम और बादलों की वजह से सिग्नल मुनक़ते हो चुके थे। गार्ड्स को भी ये एहसास होने लगा कि रात आम रातों जैसी नहीं है। हवा में एक अजीब सा दबाव और खतरे पर की बू फैली हुई थी, जैसे तूफान आने से पहले समंदर बिल्कुल साकित हो जाता है। अनाया ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए, जहां इसका दिल शाहजेब की दूरी और इस सनसनाती खामोशी की वजह से बेतरतीब उछल रहा था। वो बेबस थी और आने वाले लम्हों के खौफ से इसकी आंखों से आंसू रवा थे। अचानक बाहर गोलियों की तरतराहट से पहाड़ी खामोशी चूर चूर हो गई और पूरा क्वार्टर गूंज उठा। मकसूद खान की दर्जन भर मुसल्लह गुंडों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए चारों तरफ से धावा बोल दिया था। बैरूनी गेट पर मौजूद दोनों गार्ड्स ने पोजीशन संभालकर बहादुरी से मुकाबला किया और जवाबी फायरिंग की, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। शदीद फायरिंग के तबादले में दोनों गार्ड्स गोलियां लगने से बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और इनके हथियार दूर जा गिरे। गार्ड्स को रास्ते से हटाने के बाद गुंडों का सड़गना खबीसाना मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा और इसने एक जोरदार लात मारकर क्वार्टर का मेन लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर कमरे में बंद अनाया गोलियों की आवाजें सुनकर खौफ से चीख उठी। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांप रहा था और वो बेड से नीचे गिरकर दीवार के कोने से लग गई। बाहर लाउंज में गुंडों के भारी जूतों की आवाजें और इनके कहके अब साफ सुनाई दे रहे थे। वो अनाया के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे और हर गुजरते पल के साथ मौत अनाया के बिल्कुल करीब पहुंचती जा रही थी। जब गुंडों के जूतों की चाप बिल्कुल कमरे के करीब पहुंची तो अनाया के वजूद में खौफ की जगह दादाजी की कही एक बात गूंज उठी। डरना नहीं अनाया, खौफ दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार होता है। इसने अपने बहते आंसू पूछे और इस नाजुक वक्त में कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए बेड से उठी। इसने सबसे पहले अपने कमरे की मजबूत लकड़ी के दरवाजे को अंदर से दोहरा लॉक लगाया और पास पड़ी बाहरी लोहे की अलमारी को पूरी ताकत से घसीट कर दरवाजे के पीछे उड़ा दिया। इतने में बाहर से गुंडे ने जोरदार हैंडल हिलाया और लड़की अंदर ही है, दरवाजा तोड़ो। बाहर से दरवाजे पर कुल्हाड़ियों और लातों के वार शुरू हो चुके थे, मगर अनाया ने हौसला न हारा। वो तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। इसका लोहे का दरवाजा भी अंदर से बंद किया और अलमारी के खुफिया खाने से अपना मोबाइल निकाल लिया। नेटवर्क के सिग्नल इंतहाई कम थे। इसका हाथ कांप रहा था, मगर इसने हिम्मत जमा करके शाहजेब को एक मुख्तसर मैसेज टाइप किया। शाहजेब, क्वार्टर पर हमला हो गया, गार्ड्स जख्मी हैं, मैं अंदरूनी कमरे के वॉशरूम में लॉक हूँ, मकसूद खान के गुंडे दरवाजा तोड़ रहे हैं, प्लीज जल्दी आए। मैसेज सेंड करते से फोन को साइलेंट पर किया और सांस रोककर वॉशरूम के कोने में बैठ गई, जहां अब इसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ शाहजेब की वापसी और अल्लाह की जात थी। कमरे का बैरूनी दरवाजा गुंडों के मुसलसल वार से चूर चूर हो चुका था और अब वो वॉशरूम के आखिरी लोहे के दरवाजे को तोड़ने के लिए इस पर कुल्हाड़ियों के अंधाधुंध वार कर रहे थे।
लोहे के पिटने की खौफ आवाज पूरे क्वार्टर में गूंज गई और अनाया ने खौफ से अपनी आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिए थे। जैसे ही एक गुंडे ने आखिरी जर्ब लगाई और दरवाजा चटका, ठीक इसी लम्हे बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। क्वार्टर का मेन गेट किसी बारूद की तरह उड़ गया और तेज रफ्तार जीप टायरों की चीख पुकार के साथ लॉन को रोंदती हुई अंदर आ रुकी। इससे पहले कि गुंडे कुछ समझ पाते, शाहजेब एक गुसीला शेर की तरह जीप से बाहर कूदा। इसकी आंखों में से इस वक्त खून उतर रहा था, चेहरे पर जलाल था। इसने बगैर एक सेकंड जाए कि अपनी खुदकार गन का रुख गुंडों की तरफ किया और फायरिंग शुरू कर दी। कमांडोज, पोजीशन संभालो और एक को भी जिंदा मत छोड़ना, शाहजेब की गरजदार आवाज गूंजी। पूरे क्वार्टर का दलान और लाउंज गोलियों की तरतराहट और बारूद के धुएं से भर गया। शाहजेब एक सच्चे एक्शन हीरो की तरह पोजीशनें बदल बदल कर गुंडों पर निशाना लगा रहा था। इसकी हर गोली सीधी दुश्मन के सीने में उतर रही थी। गुंडे जब तक खुद को शिकारी समझ रहे थे, शाहजेब के इस अचानक और होलनाक हमले के बाद अपनी अपनी जानें बचाने के लिए चूहों की तरह इधर उधर छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। मगर शाहजेब का गुस्सा आज आसमान को छू रहा था। लाउंज में बारूद का धुआं फैला हुआ था और गोलियों की सनसनाहट के बीच शाहजेब अकेला ही मकसूद खान के गुंडों पर कहर बनकर टूट रहा था। जैसे 3 मुसल्लह गुंडों ने एक साथ इस पर राइफलें तानी, शाहजेब ने फुर्ती से जमीन पर डाइव लगाई और सोफे की ओट लेते हुए जवाबी फायरिंग की। इसके पे दर पे 3 गोलियों ने 3 गुंडों को वहीं ढेर कर दिया और वो तड़पते हुए फर्श पर गिर गए। शाहजेब ने गन रीलोड की और जैसे वो अनाया के कमरे की तरफ बढ़ा, लाउंज के अंधेरे कोने में छुपे मकसूद खान के सबसे खास और असलहे नुमा कारिंदे ने मौके का फायदा उठाया। इसने बुजदली से शाहजेब की पुष्ट पर निशाना बांधकर गोली चला दी। फौजी जबलत के तहत शाहजेब आखिरी लम्हे में मुड़ा, जिसकी वजह से गोली इसके सीने पर लगने की बजाय इसके दाएं बाजू को छूती हुई निकल गई। गोली की तेज रगड़ से शाहजेब के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और इसकी कमीज का बाजू खून से सुर्ख हो गया। बाजू पर शदीद जख्म आने के बावजूद शाहजेब के चेहरे पर खौफ का एक तासुर भी ना उभरा, बल्कि इसकी आंखों का जलाल मजीद गहरा हो गया। इसने बाएं हाथ से अपनी पिस्टल का रुख इस गुंडे की तरफ किया और बगैर पलक चुपकाए इसके माथे के बीचों बीच गोली उतार दी, जिसके साथ ही क्वार्टर में मौजूद आखिरी खतरे का भी खात्मा हो गया। बाहर लॉन में मिलिट्री की मजीद गाड़ियां सायरन बजाती हुई दाखिल हुई और देखते देखते पूरी कमांडो फोर्स ने क्वार्टर को अपने घेरे में ले लिया। जो गुंडे जख्मी हालत में जमीन पर पड़े तड़प रहे थे, इन्हें फोर्सेस ने घसीट कर गाड़ियों में डाला और इनके हथियार कब्जे में ले लिए। पूरे इलाके को क्लियर कर दिया गया और मकसूद खान का ये हमला पूरी तरह नाकाम हो चुका था और इसके तमाम कारिंदे कानून की गिरफ्त में आ चुके थे। दूसरी तरफ शाहजेब की दी हुई लाइव लोकेशन और हेडक्वार्टर को मिलने वाले खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पाक फौज के एक और दस्ते ने ठीक इसी वक्त मकसूद खान के असल ठिकाने पर छापा मारा, जहां वो इस ऑपरेशन की कामयाबी की खबर का इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि वो अपनी जगह से हिल भी पाता, कमांडोज ने इसे चारों तरफ से घेर कर इसकी कनपट्टी पर गन्स रख दी। मकसूद खान का सारा गरूर और खौफ का राज खाक में मिल चुका था। इसे हथकड़ियां लगाकर जिरत के साथ जीप में फेंक दिया गया। क्वार्टर के वायरलेस पर जैसे शाहजेब को हेडक्वार्टर से मैसेज मिला, सर मकसूद खान धर लिया गया है, इसका पूरा नेटवर्क तबाह हो चुका है, तो शाहजेब ने गहरा सांस लिया। इसकी आंखों में एक बड़ी जीत का सुकून था। अनाया ने जिंदगी को लाहिक वो काला साया और खतरा अब हमेशा हमेशा के लिए टल चुका था। वो अब एक आजाद फिजा में सांस लेने के लिए तैयार थी। वॉशरूम का झटका हुआ लोहे का दरवाजा जब अंदर से खुला तो अनाया दीवानावार बाहर की तरफ भागी। लाउंज में हर तरफ बारूद का धुआं, बिखरे हुए शीशे और खून के धब्बे थे, मगर इसकी नजर सिर्फ एक ही वजूद को ढूंढ रही थी। सामने ही शाहजेब दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इसका दाएं बाजू खून से लथपथ था और फर्श पर सुर्ख कतरे टपक रहे थे। शाहजेब को इस हालत में देखकर अनाया का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वो तड़प कर इसके करीब पहुंची और इसके मुंह से एक चीख निकल गई। शाहजेब, इसके आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। इसने बगैर किसी झिझक के अपने जख्मी बाजों को छूना चाहा, मगर दर्द की शिद्दत का एहसास होते इसके हाथ हवा में कांपने लगे। अनाया, मैं ठीक हूं, बस मामूली से रगड़ है। शाहजेब ने इसे हौसला देने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की, मगर अनाया ने इसकी एक ना सुनी। इसने एक पल की ताकीर किए बगैर अपने सर से अपना पसंदीदा रेशमी दुपट्टा उतारा और इसके मजबूत पल्लू को अपने दांतों और हाथ की मदद से कमाल फुर्ती से फाड़ा। इसने बहुत नरमी और अकीदत से शाहजेब का जख्मी बाजू थामा और अपने आंसुओं से भीगे हुए दुपट्टे की पट्टी को इसके जख्म पर लपेट कर मजबूती से बांध दिया। इसके हाथ कांप रहे थे और वो मुसलसल रोते हुए बड़बड़ा रही थी। आपको मेरी वजह से जख्म लगा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। शाहजेब शाहजेब अपनी जगह साकित खड़ा दंग रह गया। वो लड़की जो कभी इसके नाम से डरती थी, जो इसे पत्थर दिल समझती थी, आज अपने सर का आंचल फाड़ कर इसके जख्म को अपने आंसुओं से धो रही थी। अनाया की आंखों में अपने लिए बेपनाह तड़प, फिक्र और खालिस मोहब्बत देखकर शाहजेब के अंदर का सख्त गिर फौजी जैसे पिघल कर रह गया।
वो इसकी इस बेलौस मोहब्बत के सामने खुद को बिल्कुल हारता हुआ महसूस कर रहा था और इसकी नजरें अनाया के रोते हुए मासूम चेहरे पर जमकर रह गईं। दिन गुजरते पता भी न चला और इनकी रूपोशी का 40वां और आखिरी दिन भी आन पहुंचा। शाहजेब का मिशन 100% मुकम्मल हो चुका था। मकसूद खान और इसका गैंग अब कानून की सलाखों के पीछे अपने अंजाम को पहुंच रहे थे और अनाया की जिंदगी को लाहिक हर खतरा खत्म हो चुका था। क्वार्टर में एक अजीब सी सहमे हुए तूफान जैसी खामोशी छाई हुई थी। शाहजेब लाउंज में आया। इसके बाजू पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। इसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला वो रोबदार तासुर आज गायब था। वहां सिर्फ एक गहरी उदासी और बोझलपन था। इसने बहुत आहिस्ता से अपनी जेब से तलाक के वो कागजात निकाले जिन पर इसने पहले ही दस्तखत कर दिए थे और इन्हें लकड़ी की मेज पर रख दिया। कागजात की मेज पर गिरने की मध्यम सी आवाज भी इस खामोश कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजी। अनाया जो वहीं खड़ी खामोशी से देख रही थी, कागजात को देखकर इसका दिल जैसे रुक सा गया। शाहजेब ने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि वो अनाया की चमकती हुई आंखों में आने वाले आंसुओं का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। इसने गहरा उदास सांस लिया और बहुत धीमे टूटे हुए लहजे में कहा, मिशन पूरा हो गया अनाया। मकसूद खान अब कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये तलाक के कागजात हैं। तुम अब इस कैद से, इस जबरदस्ती के रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो। अब अपनी हवेली जा सकती हो। ये कहकर शाहजेब मुड़ा और बगैर पीछे देखे तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अनाया इसके चेहरे पर फैली इस तकलीफ को देख सके जो इस अनाया को खुद से दूर करते हुए हो रही थी। लाउंज में मेज पर रखे वो कागजात अब इन दोनों की तकदीर के बीच एक नई दीवार बनकर खड़े थे। मेज पर पड़े सफेद कागजात अनाया को अपनी किस्मत की लकीरों की तरह धुंधले नजर आने लगे। शाहजेब के कहे हुए अलविदाई अल्फाज इसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। इसकी आंखों में एकदम गर्म आंसू टपका और वो सीधा तलाक के कागजात पर जा गिरा जहां शाहजेब के दस्तखत मौजूद थे। इसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। इसके दिल गवाही दे चुका था कि रिश्ता कोई जबरदस्ती का मुआहदा नहीं बल्कि इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन चुका है। अनाया ने अपने कांपते हुए लेकिन पुरज़म हाथों से इन कागजात को मेज से उठाया और शाहजेब के सामने एक ही झटके में इनके पुर्जे पुर्जे कर दिए। कागज के वो टुकड़े हवा में लहराते हुए लाउंज की फर्श पर बिखर गए। शाहजेब ने चौंक कर मुड़कर देखा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अनाया, ये तुमने क्या किया? अनाया 2 कदम आगे बढ़ी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सा मान और यकीन था। इसने रोते हुए मुस्कुराकर शाहजेब की तरफ देखा और इंतहाई मान भरे लहजे में कहा, मैं नहीं चाहती ऐसी आज़ादी शाहजेब। जिस हवेली की आज़ादी के लिए मैं तड़पती थी वो अब मुझे आपके बगैर एक कबर्ड की तरह लगती है। मेरी आज़ादी अब किसी मकान या शहर में नहीं, मेरी हकीकी आज़ादी अब आपके दिल की इस कैद में है जहां से मैं कभी रिहा नहीं होना चाहती। अनाया का ये बेबाक और मोहब्बत भरा इतराफ सुनकर शाहजेब की दुनिया बदल गई। इसके दिल पर बरसों से जमी बर्फ जैसे पिघल गई और वो इस लड़की के सामने अपनी जज्बाती शिकस्त तस्लीम करते हुए मोहब्बत के गहरे एहसास में डूब गया। अनाया के मुंह से मोहब्बत का वालिहाना इतराफ सुनकर शाहजेब के लबों पर एक ऐसी दिलकश और सच्ची मुस्कुराहट उभर आई जिसके रवायती संजीदा चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसकी आंखों में खुशी की चमक और एक गहरा सुकून था। इसने अपने बाएं हाथ से वेस्टकोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला और मखमल की छोटी सी रवायती डिबिया बाहर निकाली। वो अनाया के बिल्कुल करीब आया जिसकी सांसें अभी तक इसके रोने की वजह से उखड़ी हुई थी। शाहजेब ने डिबिया खोली तो इसमें से एक चमकदार याकूत जुड़ी सोने की कदीम अंगूठी चमक उठी। ये मेरे खानदान की रवायती अंगूठी है अनाया। मेरी दादी ये मेरी माँ को दी थी और माँ ने मुझे दी थी कि जब जिंदगी में कोई दिल के सबसे करीब आए तो इससे पहना देना। शाहजेब ने इंतहाई मदम और मोहब्बत भरी आवाज में कहा। इसने अनाया का नाजुक लड़ता हुआ हाथ सीधा अपने हाथ में लिया और वह खूबसूरत अंगूठी इसकी उंगली में पहना दी। अंगूठी अनाया की उंगली में ऐसे फिट हुई जैसे वो बनी ही इसके लिए थी। इस खूबसूरत बंधन के बाद वो दोनों क्वार्टर के लाउंज से निकलकर बाहर खुले लॉन में आ गए। अब वहां कोई खौफ नहीं था, कोई बारूद का धुआं नहीं था। सुबह की ताजा बारोनक धूप पूरे लॉन पर फैली हुई थी जहां हरी हरी घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे और रंग बिरंगे पहाड़ी फूल हवा में झूम रहे थे। शाहजेब और अनाया एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले इस खूबसूरत लॉन में चलने लगे। 40 दिन का वो सफर जो एक कैद और जबरदस्ती के रिश्ते से शुरू हुआ था वो भी एक लाजवाब मोहब्बत और खूबसूरत नई जिंदगी के आगाज में बदल चुका था जहां सिर्फ इनका साथ और ढेरों खुशियां इनकी मुंतजर थीं।